दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम केटी और जेनी को देखते हैं जो बहुत खुश दिख रही थीं। दरअसल ये दोनों एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और आगे की प्रैक्टिस के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थीं। जिस बात को लेकर ये दोनों बहुत एक्साइटेड थीं। वो सोच रही थी कि उन्हें वहाँ पर घूमने के साथ साथ बहुत सारी शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। फिर अगली सुबह उन्हें लेने के लिए उनके अंकल जेसन आते हैं जो की एक FBI एजेंट है और वो उन दोनों को अपने घर पर ले आते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात जेसन की गर्लफ्रेंड क्लर्क से होती है। आगे हम देखते हैं कि इस नए शहर में आकर केटी और जेनी अपना नाम बदलने का फैसला करती हैं। केटी अपना नाम जोई और जेनी अपना नाम लीसा रख लेती है। फिर अगले दिन अंकल जेसन उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ने जाते हैं जहाँ से आगे उन्हें फार्म के लिए बस पकड़कर जाना था। अब बस के इंतजार में जेसन भी वहीं पर रुक जाता है, लेकिन केटी उसे कहती है कि बस जल्दी ही आ जाएगी इसलिए आप अपने काम पर निकल जाओ। जैसे ही हम सेफली पहुँच जाएंगे हम आपको मैसेज कर देंगे। जेसन कहता है कि तुम मैसेज में कोड वर्ड का यूज करना ताकि अगर तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मैं तुम्हें बचाने आ सकूं। केटी मजाक में कहती है कि मैं एप्पल लिख दूंगी, लेकिन जेसन उन्हें हर बार अलग अलग वर्ड्स यूज करने को कहता है ताकि कोई उन्हें डिकोड ना कर सके। इसी दौरान सड़क पर से एक कार गुजरती है जिसके अंदर बैठे दो लड़के केटी और जेनी को घूरते हुए चले जाते हैं। खैर आगे जेसन के जाने के बाद वो दोनों एक कैफे में कॉफी पीने जाती हैं, पर तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं जिनके नाम जेड और लूकस हैं। आगे बातों के दौरान वो दोनों उन्हें अपने नए नाम जोई और लीसा बताती हैं। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि वो लोग एक एग्रीकल्चर फार्म पर जा रही हैं। तभी जेड कहता है कि हम भी वहाँ पर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो दोनों उनके लिए अजनबी थे, पर जेनी उसे किसी तरह मना लेती है और उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है। अब वो चारों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो देखती हैं कि जेड और लूकस उन्हें फार्म ले जाने की बजाय अपने घर पर ले आए हैं जो एक घने जंगल के पास में था। जो देखकर केटी और जेनी घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत गाड़ी पार्क की तरफ मोड़ने के लिए कहती हैं। लेकिन इतने में ही घर में से जेड और लूकस की मॉम मारिया बाहर आती है जो बहुत ही प्यार से उनका स्वागत करती है और उन्हें चाय पीने के लिए अंदर बुलाती है। वो दोनों अंदर आने से मना कर देती है, पर मारिया कहती है कि जेड और लूकस तुम्हें बाद में फार्म पर छोड़ देंगे। इसके बाद जब वो दोनों चाय पी रही थी तभी केटी को जेसन का मैसेज आता है जिस पर वो तुरंत एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जेसन समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म पर पहुंच गई हैं। फिर मारिया उन दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती है जिसे खाते हुए उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है और उनके सर भारी होने लगते हैं, जिससे वो समझ जाती हैं कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस घर में ले आते हैं। फिर अगले दिन जब दोनों को होश आता है तो वह खुद को एक जंगल में पाती हैं। उनके सारे कपड़े उतार दिए गए थे और उनके हाथ लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे, जो देखकर वो दोनों बुरी तरह डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन इस घने जंगल में उनको सुनने वाला कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर जेड आकर कहता है कि तुम दोनों कितनी मासूम हो जो इतनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी आवाज सुनने वाला नहीं है, तो जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक और आदमी आता है जिसने केटी का फोन ले रखा था। वो उसे फोन दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें किसी जेसन नाम के एक आदमी ने मैसेज किया था जिसे तुमने पिछली बार एप्पल लिखकर भेजा हुआ है, क्या मतलब है इसका? केटी घबराते हुए कहती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि हम दोनों सेफ हैं। ये सुनकर बोरिस तुरंत जेसन को रिप्लाई करता है कि सब ठीक है और साथ में एप्पल भी लिख देता है ताकि जेसन को कोई शक ना हो। आगे वो लोग केटी और जेनी को जबरदस्ती उनके सामने नहाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे देखकर वो दोनों उससे मदद मांगने लगती हैं। पर अगले ही पल उन्हें समझ आ जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था, जो देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं क्योंकि उनके पास भागने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। आगे केटी और जेनी उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन वो लोग उनकी नहीं सुनते। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एक टैबलेट लेता है और केटी के पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो केटी के कंटेनर से बाहर निकलता है और हम केटी को रोते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि उसने केटी के साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। दूसरी तरफ जेसन को बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि केटी ने मैसेज में एप्पल शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया था, जिसका मतलब उसका फोन किसी और ने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जेनी के कंटेनर में एक पागल और नशेड़ी आदमी को भेजा जाता है जो अंदर आता है और जेनी के ऊपर जलती हुई सिगरेट लगाता है, जिससे जेनी जोर जोर से चीखने लगती है। जिसके बाद वो उसके साथ भी जबरदस्ती इंटीमेट होता है। दरअसल वो लोग पैसों के लिए इन दोनों के साथ जबरदस्ती गलत काम करवा रहे थे। दूसरी तरफ जेसन न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है जहाँ उसे पता चलता है कि केटी और जेनी तो कभी वहाँ पर पहुंची ही नहीं, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं और वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर केटी और जेनी के मुंह पर जेड और लूकस मास्क पहना देते हैं और फिर वो वहाँ पर एक अनजान आदमी को बुलाते हैं जिसने खुद भी एक मास्क पहना हुआ था। फिर जब जेड और लूकस उनके मास्क हटाते हैं तो वो दोनों लड़कियां डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी वो आदमी जेनी को चुनता है और उसे अपने साथ कंटेनर में ले जाता है। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद जब केटी जेनी के पास जाती है तो वह देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है।
दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पुलिस ऑफिसर वही आदमी है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। जेसन उससे कहता है कि मैं एक FBI एजेंट हूँ और मुझे शक है कि मेरी भतीजी का अपहरण हुआ है। जब पुलिस ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तब जेसन कहता है कि मैंने अपनी भतीजी से कहा था कि कोड वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक बार करना, लेकिन उसने उसे दोबारा भेजा है। साफ है कि वो किसी मुसीबत में है। आगे जेसन के जाने के बाद वो ऑफिसर बोरिस को ये सारी खबर दे देता है कि केटी का अंकल एक एजेंट है और उसने हमें कोड वर्ड के बारे में झूठ कहा था। इसके बाद बोरिस जेडी को वहाँ से थोड़ा दूर ले जाकर कहता है कि हमें इन दोनों लड़कियों को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर आने वाली और लड़कियों को भी तो पकड़ना है। वहीं केटी चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस केटी के कंटेनर में जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ जेसन उसी कैफे में जाता है जहाँ पर केटी और जेनी को आखिरी बार देखा गया था। वहाँ पर काम कर रहे आदमी से वो केटी और जेनी के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। फिर अगले दिन केटी जेनी को बताती है कि ये लोग हमें मारने का प्लान बना रहे हैं और तभी वहाँ पर जेड और बोरिस उसी आदमी को अपने साथ लेकर आते हैं जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। वो दोनों उसे कहते हैं कि हम दोनों थोड़ी ही देर में यहाँ पर वापस आएंगे, तब तक तुम इन लड़कियों पर कड़ी नजर रखना ताकि ये कहीं भाग ना जाएं। अब उनके जाते ही केटी एक प्लान बनाती है। वो उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है और इस दौरान वो जैसे ही उस आदमी के करीब आती है वो उसके गले पर काट लेती है। तभी वो आदमी चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोल देती हैं और वहीं पास में छुप जाती हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वो दोनों चुपके से उसकी गाड़ी चुराकर वहां से भाग निकलती हैं। जिसके बाद वो दोनों एक मॉल में जाती हैं और वहां से बहुत सारा सामान खरीदने लगती हैं, जैसे कि कुल्हाड़ी, हथौड़े, टेनिस बॉल, बहुत सारी कील और कई और भी चीजें। हम देखते हैं कि वो दोनों अब भाग नहीं रही थी बल्कि अपना बदला लेने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद कैटी मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का पता पूछती है और वह उन्हें पता बता देता है। दूसरी तरफ जेसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है जहां उसे भी बोरिस का एड्रेस मिल जाता है। वहीं पर हम बोरिस को देखते हैं जो अपने घर पर म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्स कर रहा था, पर तभी अचानक केटी और जेनी वहां पर पहुंच जाती हैं और कीले लगी हुई टेनिस बॉल को उसके चेहरे पर फेंक देती हैं, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो वह खुद को एक टेबल से बंधा हुआ पाता है। वो बहुत चिल्लाता है और उसे छोड़ने के लिए उन्हें पैसों का ऑफर भी देता है, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देती हैं। इसी दौरान जेसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन अंदर केटी और जेनी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछ रही थी। तभी डर के मारे बोरिस उन्हें वो एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो दोनों कीलों से भरा हुआ डंडा बोरिस के पिछवाड़े में घुसा देती है, जिससे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर जेसन जल्दी से घर के अंदर आता है और देखता है कि बोरिस वहाँ पर मरा पड़ा है। तभी उसे बाहर गाड़ी की आवाज आती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता केटी और जेनी वहाँ से निकल चुकी थी। इसके बाद जेसन तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और उस ऑफिसर से वापस केटी और जेनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे इग्नोर करने लगता है। इसी दौरान जब वो केटी को कॉल करने की कोशिश करता है तभी वो देखता है कि केटी का फोन तो उस पुलिस ऑफिसर के पास है। अब जेसन सब कुछ समझ चुका था, पर तभी वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है। दूसरी तरफ केटी और जेनी एक चर्च में पहुंचती हैं। दरअसल वो मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चर्च का पादरी था। तभी वो पादरी उन्हें देखते ही पहचान जाता है, पर तभी केटी पीछे से उस पर हमला कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की ओर ले जाती हैं, जहां वो एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदती हैं और फिर उस पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला देती हैं। दूसरी तरफ जेसन को भी पुलिस ऑफिसर कुर्सी से बांध देता है और फिर कुछ देर बाद वो दो और नई लड़कियों को किडनैप करके लाता है। वो उनके साथ भी गलत काम करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केटी और जेनी वहाँ पर चुपके से आती हैं और उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो घबराकर उन दोनों से माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद केटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसके साथ खेलने लगती है। वो बार बार ट्रिगर करके उसे डराती है, लेकिन वो हर बार बच जाता है। तभी वो ऑफिसर हंसने लगता है, लेकिन अगले ही पल केटी उसे शूट करके मार डालती है। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को आजाद करके उन्हें जेसन को खोलने के लिए कहती हैं और फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम जेड और लूकस की मॉम मारिया को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसका सर घूमने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने जेड भी बंधा हुआ था। इसी दौरान वहाँ पर केटी और जेनी आती है और मारिया के सामने ही जेड को डंडे से पीटने लगती हैं। जेड दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती और उसे मार मार कर उसकी जान ले लेती हैं। ये देखकर उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो दोनों मारिया को लूकस के पास लेकर आती हैं और लूकस के हाथ में डंडा देकर उसे अपनी ही मॉम को मारने के लिए कहती हैं। वो उसे धमकी देती हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे शूट कर देंगी, लेकिन फिर भी लूकस उसे नहीं मार पाता और तभी जेनी उसे शूट करके मार डालती है। जिसके बाद वो उस गन को साफ करके लूकस के हाथ में रख देती है ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि माँ बेटे ने आपसी लड़ाई में एक दूसरे को मार डाला। तभी मारिया डर के मारे रोने लगती है और उन्हें कहती है कि अगर तुम मुझे जाने
जाने दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। लेकिन तभी केटी और जेनी उसकी बात सुनकर हंसने लगती हैं, क्योंकि ये सारा किया कराया मारिया का ही था और उसने चंद पैसों के लिए न जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया था। जिसके बाद केटी एक चैनसो मशीन उठाती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जेसन केटी और जेनी के घर पर जाता है और उन्हें अपने साथ लेकर न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों फाइनली अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर पार्क में पहुंच जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।